किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। किसान भाइयों, हर दिन के भांति आज भी हम आपके बीच में उपस्थित हो चुके हैं खेत खलिहान की बहुत सारी जानकारियों को लेकर, ऐसी जानकारियां जो कि आपकी खेती में आपको बहुत ज़्यादा सहायक बनकर सामने आए। किसान भाइयों, आज जो कार्यक्रम है वो लाइव है और आप इसमें आज के विषय के संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि आप हमें फ़ोन भी लगा सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर आपको मैं बता देता हूँ। हमारे फ़ोन नंबर है 0755 1800 ये टोल फ्री नंबर है, आप इस पर फ़ोन लगा सकते हैं और आज के विषय से जुड़ी हुई आप जो भी सवाल हैं आपके वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम अभी फ़िलहाल जान लेते हैं किसान भाइयों खबरें खेती की, जिसमें आपको वर्तमान में कुछ गतिविधियां हैं खेती से जुड़ी हुई, वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले कस्टम हायरिंग केंद्रों की आवेदन तिथि बढ़ी। जी हाँ, वर्ष 2021-22 के लिए निजी में कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना, पहले आवेदन पत्र जो कि 30 जुलाई 2021 तक था, अब जिसे 6 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि किसानों को कृषि जो यंत्र हैं उनको खोलने के लिए, कृषि कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने के लिए पहले 30 जुलाई तक था, अब 6 अगस्त तक कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। और जो किसान भाई हैं इसको आवेदन जो है वो वेबसाइट जो है www.chcmadeg.org पे आप इस पे आवेदन कर सकते हैं और आपको जो भी आवेदन है आपके वो दे सकते हैं। इसमें जो है वो लोन के रूप में 10 लाख तक लोन मिल सकता है सभी वर्ग के किसान भाइयों के लिए। और अगली जो न्यूज़ है वो है नए कृषि सुधार कानून खेती को समृद्धता देने वाले। जी हाँ, ये कहा है श्री तोमर ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्रों की कार्यशाला का उद्घाटन। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके को 48वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार गांव किसान, गरीब किसानी की प्रगति के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। इस दिशा में कृषि योजनाएं प्रारंभ की गई और देश भर में गांव-गांव अधोसंरचना विकसित के लिए बहुत सारे किसान भाइयों को ये संबोधन किया गया। अगली बात अगर हम करें किसान भाइयों, भारत खाद्यान्न निर्यातक देश बन के उभरा, ये कहा है सुश्री कंदरलाजे जी ने। जी हाँ, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सुश्री शोभा कंदरलाजे ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 के टिकाऊ विकास लक्ष्यों को प्रणाली शिखर सम्मेलन खाद्य प्रणालियों में बदलाव बढ़ती चुनौती के पूर्व शिखर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इसके बाद में किसान भाइयों सोयाबीन को मिली संजीवनी। जी हाँ, देश में खरीफ बोनी 8 करोड़ हेक्टेयर से अधिक, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 116 लाख हेक्टेयर पार हो चुका है। बहुत समय से बारिश की सूखा था, 1 महीने से पानी नहीं गिर रहा था और अब किसान भाइयों पानी अच्छा गिर रहा है वर्तमान में। तो किसान भाइयों को ये जो पानी है वो संजीवनी के रूप में मिल रहा है, सोयाबीन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रह रहा है। तो ये थी कुछ खबरें और अब हम चलते हैं आज के विषय की ओर और आज के विशेषज्ञ की ओर। किसान भाइयों, आज हमारा जो विषय है वो है खरीफ में सब्जियों में समसामयिक कार्य। जी हाँ, हम खरीफ की जो सब्जियां हैं उनके बारे में बात करेंगे, वर्तमान में जो भी गतिविधियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और हमारे आज के विशेषज्ञ जो कि हैं डॉक्टर RC आसवानी जी, जो कि उद्यानिकी वैज्ञानिक हैं, राजमाता विजयराय सिंधिया वैज्ञानिक KVK से हैं, ग्वालियर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आप तो किसान भाइयों, आपने जाना आज का विषय और विशेषज्ञ, अब हम चलते हैं हमारे विषय के तरफ। जी हाँ, तो सबसे पहले तो सर बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल रहता है कि खरीफ में कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो लगाएं, क्योंकि इस समय जो है वो बरसात भी रहती है, पानी भी रहते हैं, आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो किसान भाई लगाएं जिनसे कि उनको अधिक मुनाफा हो? जी देखिए, वर्षाकालीन ऋतु में 20 से ज़्यादा हम सब्जियों की खेती करके कृषक भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर मुख्यतः कद्दू वर्गीय सब्जियां, जिसके अंदर लौकी, गिलकी, तोरई, टिंडा, करेला, परवल, कद्दू, किकोड़ा और खीरा मुख्य है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं फली वाली सब्जियों में तो गंवार फली, सेम फली, चौंला फली है। और उसके बाद जब हम फल वाली सब्जियों की बात करते हैं उसमें टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी है। और इसके अलावा गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, इसकी भी हम खेती कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ पालक, धनिया और मूली, इस तरह से हम करीब 20 से अधिक खरीफ सब्जियों की खेती करके इस समय किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल।
तो किसान भाइयों, आपने जाना कि कितनी फसलें हम लगा सकते हैं, क्योंकि खरीफ फसल जो होती है सब्जियों की मुख्यतः बात करें तो बहुत ज़्यादा विकल्प हमारे पास हैं, और क्या होता है कि अभी से अगर हम लगाते हैं तो आगे चल के इसका हमें बेनिफिट ज़रूर मिलता है। तो ये तो हमने जाना कौन कौन सी फसलें हम लगा सकते हैं, कौन कौन सी हम सब्जियां लगा सकते हैं। अब ये चीज़ और ज़रूरी है कि कौन से जो बीज हैं उन्हें अंकुरण किस तरीके से अच्छे से हों, तो ऐसी अवस्था में किसान भाई क्या करें? जी देखिए, कद्दू वर्गीय और सब्जियां और भिंडी में जो थोड़ी अंकुरण की समस्या रहती है, क्योंकि उनका जो बीज आवरण है वो कड़ा थोड़ा कठोर होता है। तो किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि बुआई से एक दिन पूर्व 18 से 20 घंटे उन्हें स्वच्छ पानी में भीगने के लिए रख दें, और उसके बाद उन्हें किसी भी उचित कवकनाशी, थायरम है, बाविस्टीन है, ट्राइकोडर्मा है, कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उनको उपचारित करने के बाद छाया में 1-1.5 घंटे तक सुखाने के बाद ही उनकी बुआई करें। यदि किसान भाई चाहें तो बीजों की अंकुरण क्षमता वो अपने ही स्तर पर जांच सकते हैं। उसके लिए उन्हें एक बोरी का टाट, जो जूट का टाट चाहिए, उसको गीला करके और उसमें 100 स्वस्थ बीजों को लेके रख लें और उसका अंकुरण देखें, उनमें से कितने बीज अंकुरित हुए हैं। तो इससे उनको अपनी सब्जियों की अंकुरण क्षमता पता चल पाएगी। तो इस तरह से करके और वो अच्छे अंकुरण करके प्राप्त कर सकते हैं, जिससे बीजों का अच्छा अंकुरण हो और अच्छी वृद्धि हो फसल की। बिल्कुल। तो हम जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं सर, बहुत सारी अभी जो फसलें हैं, अभी वर्तमान की ये पिक्चर है, कल हम लोग ने ही ये खेतों पे जाके ये शूट किया हुआ है। तो ये जो भटे की हम फसल देख रहे हैं, भटा की फसल लगी हुई है, तो इसमें बहुत सारे जो देखिए रोग हैं इसमें, तो ये कैसी अवस्था में, क्या बीज अंकुरण या बीज हम जो उपचार नहीं करते वो इसका कारण हो सकता है क्या? जी देखो, बीज जो उपचार करना बहुत ही एक मुख्य घटक है किसी भी तरह के कीटों को रोकने के लिए और उसकी रोकथाम के लिए। लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे मौसम में अचानक आए परिवर्तन, अधिक तापक्रम या अधिक आर्द्रता या बादल रहने से भी कीटों का प्रकोप होता है। और ये जो अवस्था जैसा अभी हम देख रहे हैं, ये बाद की अवस्था है। जैसे अभी जो मौसम है, मौसम में बहुत आर्द्रता है, तो उससे क्या है कि जो तना में फल छेदक जो कीट है उसका प्रकोप हो गया है, और जो जहाँ से वो कीट खा के बाहर निकलता है तो उसका बैंगन के फल पे आपको काला काला मल दिखेगा। तो ये उसका फल छेदक, तना में फल छेदक कीट का प्रकोप है ये। चलिए, तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महेंद्र पटेल जी हैं, जो कि दमोह से हैं। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मैं महेंद्र पटेल बोल रहा हूँ, दमोह से, ग्रामीण क्षेत्र, हमारा गांव भाषा कला है। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार है। नमस्ते। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैंने अभी बरसात वाली गिलकी लगाई है ना, तो उसमें फूल भी तो आ रहे हैं, लेकिन पत्ते थोड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं और मतलब फल नहीं ठहर रहे हैं। और हमारे यहाँ तकरीबन हफ्ते भर से धूप भी नहीं निकली है, जो कि फलों के लिए, मतलब पौधों के लिए धूप अनिवार्य होती है, तो वो धूप भी नहीं लग रही है। और उसमें कीटनाशक का भी मैंने छिड़काव किया, तो उससे कोई अंतर नहीं आ रहा है। क्या करें? नमी भी बहुत है, अभी जमीन में धूप नहीं लग रही है, तो थोड़ा सा इस पर पुरस्कार डालें, जो कि हमारी की फसल भरपूर पैदा हो। जी जी ठीक है, मैं आपकी समस्या को मैंने समझ लिया। जैसे अभी आपने गिलकी की बात करी, तो गिलकी में क्या होता है, अभी बारिश अभी 10-12 दिन से शुरू हुई है, उसके पहले तापक्रम बहुत ज़्यादा था। तो जब ये कद्दू वर्गीय सब्जियों की हम बात करते हैं, जहाँ तापक्रम यदि 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो फूल गिरना शुरू हो जाते हैं। फूल अधिक तापक्रम की वजह से, फूल गिरने की वजह से उनका फलों में परिवर्तन नहीं हो पाता, तो हमारी उपज कम होती है। और अभी का जो समय है वो अत्यधिक नमी की वजह से भी रहता है। ज़्यादा तापक्रम होगा या कम तापक्रम होगा, अधिक नमी होगी या कम होगी, तो फूल गिरेंगे। तो उसके लिए हमें ये करना कि पादप वर्धी नियामक आते हैं बाज़ार में, आजकल रेडीमेड आते हैं, आप उनका स्प्रे करेंगे तो आपके फूल भी टिकेंगे और अच्छी आपको फल भी बनेंगे, अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। तो उनके लिए हमें नेप्थलीन एसिटिक एसिड आता है बाज़ार में, रेडीमेड आता है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बायर का भी आता है, सिंजेंटा का भी आता है, कई कंपनियों का रेडीमेड आपको बाज़ार में ये पादप वर्धी नियामक मिल जाएगा, जिसको आपको 4 मिलीलीटर प्रति पंप, यानी 15 लीटर का जो हमारा पंप होता है उसमें 4 मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये कोई दवा नहीं है, ये एक हार्मोन्स है। ये आपके फूलों में ऑक्सीजन बढ़ाएगा, जिससे आपके फूल ज़्यादा आएंगे और आपके गिलकी ज़्यादा लगेगी। चलिए, तो महेंद्र जी, आपका जो सवाल था, उम्मीद है उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। शेर सिंह जी हैं, और शेर सिंह जी, आपका सवाल क्या है? स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार मैं नमस्कार तेज सिंह राजपूत ग्राम बज्जाहरा से बोल रहा हूँ। जी। जैसे क्या है कि बारिश के दिनों में हम वो धनी बारिश से पहले लगाते हैं, तो क्या हरी धनी वो पर्याप्त तो उगती नहीं है, और जैसे लगाते हैं तो कौन सी वैरायटी की हरी धनी लगाएं जिससे हमको अधिक से अधिक उत्पादन पैदा हो। बरसात में हरा धनिया किस तरीके से लगाएं और कौन सी जी प्रजाति जी लगाएं? देखिए, बारिश के अंदर हम इसको क्या थोड़ा छाया चाहिए धनिया को। अभी का जो समय है, क्योंकि वैसे तो धनिया देखा जाए तो मुख्य रूप से रबी की ठंडे मौसम की सर्दी की फसल है, लेकिन हम इस समय भी धनिया की हम उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में अभी इसकी बहुत डिमांड रहती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा छाया चाहिए। और जो राजस्थान धनिया 436 आता है, और इसके अलावा राजस्थान से एक और किस्म निकली है अजमेर धनिया नंबर 1। इसके अलावा सिंपो 33, इन किस्मों का भी हम हरे धनिया की पत्ती के लिए हम इनको लगा के इनका उत्पादन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां होती हैं, किस्में होती हैं जिनसे किसान भाइयों आप इससे अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो फिलहाल बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारे कॉलर्स हैं हमें उनके सवाल पूछने के लिए, लेकिन अभी रुकना होगा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे मिले स्वस्थ फसल, अधिकतम फूल और फलियां, जो दे एक समान मोटे मोटे दाने और भरपूर पैदावार। तो भाइयों, फूलों की अवस्था मांगे की सुरक्षा। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज जो विषय है हमारा वो है खरीफ सीजन में सब्जियों की जो समसामयिक कार्य हैं उनके बारे में। हमारे साथ इस चर्चा में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर RC असवानी जी, जो कि औद्यानिक वैज्ञानिक हैं, राजमाता विजय सिंधिया कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर से। अब एक किसान भाई हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, श्याम सुंदर जी हैं, जो कि राजस्थान से हैं। जी सर, पूछिए आपका सवाल। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हेलो,
हेलो जी सर, जी बोलिए सर। जी, मेरा प्रतिजन कार्यक्रम में चर्चा ये सवाल है जी। इस बार जैसे कि फलदार बागवानी सब्जियां और बागवानी पौधे कौन से लगाए इस बार 12 जिले में? राजस्थान में जो हमारा मुंडिया गांव है उस गांव में कौन से फलदार पौधे लगाए 12 जिला मुंडिया गांव में? और सोयाबीन मक्का भी है हमारी खेती, तो उसके बारे में भी जानना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमें कौन सा छिड़काव और कौन सा खाद भी ये उसमें नियंत्रण करना चाहिए। बिल्कुल सर, 12 बीघा खेत में कौन से पौधे लगाएं और मक्का के लिए क्या करें वो? जी, ये उनका प्रश्न है। जी देखिए, आपने 12 जिले से हैं राजस्थान से, तो वहाँ पे आपने फल वृक्षों के लिए पूछा है, तो वहाँ आपका जो ये कोटार 12 जो लगता हुआ जो संभाग है, तो इसके अंदर अभी आप यहाँ पे अमरूद लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं। तो इनकी अगर यदि आप फलों की का बगीचा लगाएंगे तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। मक्के के लिए पूछा है, मक्के की फसल लगी हुई है, उसमें अभी वर्तमान में समसामयिक कार्यों में क्या करें वो? मक्का के अंदर इस समय आपको उनकी जड़ों पे मिट्टी चढ़ाना है, उनकी निराई गुड़ाई करके और उनके ऊपर मिट्टी चढ़ाना है, क्योंकि जो उसमें से जो उनकी जो जड़ें निकलती है क्रॉप रूट्स, उनको उस पर मिट्टी चढ़ाने से पौधा मजबूत रहेगा और वो आपका गिरेगा नहीं, वरना अभी बारिश के दिनों में आपकी मक्का की फसल गिर सकती है। चलिए सर, ये खरपतवार की आपने बात की, अभी निदाई गुड़ाई की बात की, तो मेरा प्रश्न बनता है यहाँ पर एक कि वर्तमान में अभी अगर हम बात करें सब्जियों में, तो खरपतवार की समस्या बहुत बड़ी जटिल समस्या होती है। तो ऐसे में किसान भाई खरपतवार के लिए क्या करें, क्या उपाय वो करें कि जिससे कि लागत कम आए और उन्हें मुनाफा ज़्यादा हो? जी देखिए, अभी बारिश के अंदर जैसे अभी काफ़ी खरपतवार निकले आते हैं, जिनके अंदर अपने सकरी पत्ती वालों में दूब है, मोथा है, सुहा घास है, लाप है। और अगर हम चौड़ी पत्ती की बात करें तो उसके अंदर आपके चौलई है, गाजर घास है, हजार दाना है, सफ़ेद मुर्ग है, भृंगराज है और मकोई, इस तरह के ये काफ़ी खरपतवार निकल आते हैं। तो उसके लिए ये कि जो खरपतवार है ये पौधों के साथ भोजन पानी स्थान के लिए प्रथम जो 28 से 35 दिन का जो क्रांतिक अवस्था है, इसके अंदर ये तेज़ी से वहाँ से भोजन पदार्थ लेते हैं और हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है। तो हमें ये करना चाहिए कि समय समय पे हमें निंदाई गुड़ाई करनी चाहिए। जैसे बीज की बुआई, जब हमारा बीज बो दिया, अंकुरण हो गया और उसके बाद हम उसकी एक बार निराई गुड़ाई कर दें हम 20 दिन के आसपास, तो क्या होता है कि उससे परत भी टूट जाती है, तो वाष्पीकरण भी नहीं हो पाता है और भूमि में वायु का आवागमन भी, संचार भी अच्छा हो जाता है और साथ में मिट्टी भी चढ़ा दी जाती है। उसके अलावा हमें फिर जो दूसरी 40 से 45 दिन पे दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम देखते हैं बारिश में बहुत खरपतवार होने से हमारे मैन्युअली हम इस तरह शारीरिक रूप से इतना खरपतवार को कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते, तो उसके लिए बाजार में रासायनिक निंदानाशी आते हैं, खरपतवार नाशी आते हैं, तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम बुआई से पूर्व करना चाहते हैं सब्जियों में, तो पेंडीमेथिलीन सबसे सुरक्षित खरपतवार नाशी है और 1 एकड़ के अंदर हम इसका 1 से 1.25 लीटर का मात्रा को 300 से 350 लीटर पानी में घोल के उसका अगर हम हमारे बीज बो दिया और उसके 24 घंटे बाद हम उसका छिड़काव करते हैं तो काफ़ी सारे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। नंद कुमार जी हैं जो कि बाराबांकी से हैं जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर, मैं नंद कुमार मिश्रा हूँ, बाराबंकी से, मेरा गांव भटोली पर। जी नमस्कार। मैं जानना ये चाहता हूँ कि अगस्त का महीना चल रहा है, इसमें हम फूल गोभी अगर करना चाहते हैं, अगेती करना चाहते हैं, तो हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि हम पंथ से पंथ की दूरी, पौधे की दूरी 45 और 30 सेंटीमीटर रखते हैं और इसकी 3 या 2 गुड़ाई निराई हम करवाते हैं। और इसके अलावा और हमें क्या करना चाहिए भरपूर पैदावार मिल सके? जी देखिए, अभी जो आपने फूल गोभी की बात की, तो अगेती तो अभी हम मई जून के अंदर करते हैं। अभी हम मध्य किस्म वाली जो फूल गोभी की किस्में हैं उनकी हमें पौध तैयार करनी है और उसके अंदर हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि इस समय कीटों का बहुत प्रकोप होता है। तो जब हम नर्सरी लगाएं तो हमें 40 मेष की जाली आती है, उससे हमें बीजों की बुआई के बाद उसको 40 मेष की जाली से ढक देना है, वरना जो आपके डायमंड बेक मॉथ है जिसका DBM, उसकी मक्खी क्या करती है, वो अपने अभी से अंडे दे देती है और हमें उस समय वो दिखते नहीं है, उनका जो असर है वो दिखता नहीं है। जब हम खेत में हमारी पौध को रूपांतरित करते हैं, रोपाई करते हैं, तो रोपाई के 20 दिन के बाद हमें उसका प्रकोप दिखता है। तो हमें इस समय डायमंड बेक मॉथ से उसको हमारी पौध को बचाना है। तो उसके लिए हमें ये करना है कि 40 मेष की मैंने जाली बताई, और इसके अलावा आप किसी भी तरह का जो संपर्क कीटनाशी आता है
आपका उसका 1 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से आपका उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। चलिए, तो ये छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आप समय समय पे अगर अपडेट होते हैं तो आप आपकी फसल को और अच्छा बना सकते हैं। एक और प्रश्न है सर बहुत सारे किसान भाइयों का कि खाद और उर्वरक, क्योंकि वर्तमान में बरसात होती है तो खाद उर्वरक कब दें, कितना दें और कैसे दें? जी देखिए, यदि हम खेत की बुआई से 20-25 दिन पूर्व हमें 20 से 25 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, 8 से 10 टन वर्मी कंपोस्ट खेत की मिट्टी में मिला देना चाहिए। और जब हम खेत की तैयारी जब हम तैयारी कर रहे हैं, अंतिम जुताई के बाद जब हम तैयारी कर रहे हैं, उस समय हमें एक मोटा मोटा जो मैं अनुमान बताता हूं, खरीफ सब्जियों के लिए तो 100 से 120 किलोग्राम हमें नत्रजन और 60 से 65 किलोग्राम स्पूर फास्फोरस और 40 से 45 किलोग्राम पोटास, और इसके अलावा सब्जियों में बोरोन का और सल्फर का काफ़ी रोल होता है। तो हमें सल्फर को कमी को दूर करने के लिए 30 से 35 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टर की दर से, और बोरोन को भी हमें 5 किलोग्राम बोरोन हमें प्रति हेक्टर की दर से उसमें मिट्टी में मिला के और हमारे खेत की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जब हम नत्रजन की बात करते हैं तो नत्रजन की आधी मात्रा हमें बुआई से पूर्व या रोपाई से पूर्व देनी है। बची हुई आधी शेष मात्रा को हमें 2 बराबर भागों में बांट के, और हमारी जब पौध 28 से 30 दिन की हो जाए उस समय हमें उसका प्रथम टॉप ड्रेसिंग के या रूप में देना है खड़ी फसल में, और जब पानी लगा के फिर यूरिया देना है। किसान भाई क्या करते हैं, पहले यूरिया देते हैं, बाद में पानी देते हैं, उससे यूरिया का बहुत नुकसान होता है और वो यूरिया उड़ के वातावरण में चली जाती है। और दूसरी शेष बची हुई मात्रा को जब हमारे फूल आने से पूर्व या फूल आ रहे हों उस समय हमें उसकी शेष 1/4 मात्रा का नत्रजन का प्रयोग क्रॉप ड्रेसिंग के रूप में करेंगे, तो उससे हमारा काफ़ी पौधों के उपज की वृद्धि अच्छी होगी। इसके अलावा यदि अभी जब बारिश की बात आ रही है और हम इसमें नहीं कर सकते, तो बाज़ार में बहुत सारे रेडीमेड घुलनशील NPK का मिक्सचर आता है 17-17-17 का या 19-19-19 का, तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें लगे कि हमारी फसल सब्जी की कमज़ोर दिख रही है तो 1% यूरिया का घोल बनाकर भी आप छिड़काव करेंगे। और इसके अलावा बाजार में मल्टीप्लेक्स भी आते हैं, उनका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपके ये नत्रजन, आपके ये उर्वरकों की आपकी कमी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, कमी पूरी हो सकती है। क्या होता है, जिस तरीके से हमें हमारे शरीर को हमारे बहुत सारे पदार्थों की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी फसलों को, सब्जियों को भी बहुत सारे पदार्थों की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो ये एक मात्रा जो होती है, आप उस हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों, तो कहीं ना कहीं आपको मुनाफा जो है वो ज़्यादा हो जाता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फसल आप उत्पादित कर सकते हैं। एक और प्रश्न है बहुत सारे किसान भाइयों का वर्तमान में देखने को मिलता है, सर खड़ी फसल पीली पड़ जाती है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि बहुत सारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं, तरह तरह के कीटनाशक डालते हैं जिससे कि लागत में वृद्धि होती है, और कहीं ना कहीं क्या होता है कि उनको जो उत्पादन चाहिए होता है वो उतना नहीं मिल पाता है। तो ये पीली पड़ने का कारण क्या है और इससे निजात किस तरीके से? मैंने अभी इसके पहले जैसे बताया था, जब हमें लगे कि हमारी सब्जी की फसल पीली हो रही है तो नत्रजन की कमी की वजह से होता है ऐसा, या कई बार ऐसा होता है कि हमारा बारिश का पानी बहुत लंबे समय तक खेत में भरा रहा है तब भी पीली होती है। यदि उर्वरकों की कमी से हो रही है, तो नत्रजन की कमी से हो रही है, तो उसके लिए हमें 1% यूरिया का, जैसे मैंने बताया 1% यूरिया, 1 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव कीजिए। उसके अलावा घुलनशील उर्वरक आते हैं 17-17-17, 19-19-19 NPK, इनका भी कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्स भी बाजार में रेडीमेड मिलता है जिसका आपको 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टर की दर से पर्याप्त है, जिसको आप 800 लीटर पानी में घोल के और उसका छिड़काव करेंगे तो आपकी ये पीलापन जो सब्जियों में आ रहा है वो दूर हो जाएगा। बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो किसान भाइयों, मेरा प्रश्न पूछने का मकसद यही था कि कहीं ना कहीं आपको जो अधिक जो खर्चा है वो उससे बचें आप, क्योंकि बाजार में तरह तरह के उत्पादन मिलते हैं, आपको तरह तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं जिनसे आपको लागत में ही वृद्धि होती है, यूरिया से उसको पूर्ति आप कर सकते हैं। एक और प्रश्न है सर एक किसान भाइयों का, जब हम जाते हैं खेतों पे तो बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि यार अभी जैसे बारिश में अमरूद की फसल लगी होती है, बागवानी की अगर हम बात करें तो अमरूद की फसल में इस समय गिरते हैं, वो जी सड़के गिर जाते हैं, तो उसका क्या कारण है? इस समय देखो बारिश के अंदर फ्रूट फ्लाई जो फल मक्खी होती है उसका प्रकोप ज़्यादा होता है, और उस फल मक्खी के प्रकोप से वो फल गिर के सड़के नीचे गिर जाते हैं। तो हमें फल मक्खी का उसका नियंत्रण करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें विष चारा बनाना पड़ेगा, या उसके अलावा हम फेरोमोन ट्रैप्स का भी प्रयोग कर सकते हैं।
जगह जगह हम पेड़ों पे फेरोमोन ट्रैप लगा दें तो जो नर कीट होता है वो फेरोमोन ट्रैप में क्या होता है, मादा कीट की गंध होती है, उससे आकर्षित होकर और वो प्रकाश पुंज की तरफ नर कीट आता है और वो उसमें फंस जाएगा और मर जाएगा। इसके अलावा हमें जो जैसे मैंने बताया विष चारा भी बनाना पड़ेगा, तो मेलाथियोन का और इस तरह से जो भी संपर्क कीटनाशी है उसका हमें उसका वो बनाना पड़ेगा। और उसके साथ हमें एक जैसे 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम गुड़ और इसके अलावा हमें 100 मिलीलीटर दवा का विष का घोल बना के जगह जगह हमको बगीचे में कटोरियों में मिट्टी की में या किसी भी तरह के पात्र में रख देंगे, तो उसमें भी कीट आके जब उनको पिएंगे तो उससे मर जाएंगे। बिल्कुल मर जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जैविक रूप से भी करें आप इसका कीट का नियंत्रण, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो किसान भाइयों, ये जो बात थी, क्योंकि आपको खाद की बात की आपने, सब्जी जो आपकी पीली फसल पड़ती है उसकी आपने बात की, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें उत्तर जो है आपको ज़रूर मिल गया होगा। बीज उपचार की हमने बात कर चुके हैं किसान भाइयों, आपने किस तरीके से जाना कि बीज उपचार करते हैं, क्योंकि बीज उपचार जो है वो प्राथमिक रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाला कार्य है। अगर आप शुरुआत में ये काम करते हैं तो आपको इसका नतीजा जो है वो अंतिम तक मिलता है। सर, एक चीज़ और पूछेंगे कि अगर आपको संक्षिप्त में किसान भाइयों को बताना चाहें कि अच्छी उत्पादन फसल के लिए, संक्षिप्त में पूछ रहा हूँ मैं आपसे, शुरुआत से अंतिम तक किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहला तो एक अच्छी किस्म का बीज का चयन करना चाहिए, उसके बाद बीज उपचार करना चाहिए और अनुशंसित उर्वरक और खाद देना चाहिए। और इसके अलावा जब हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करते हैं, टमाटर, मिर्च की बात करते हैं, जहाँ फूल गिरने की समस्या आती है, तो जैसे कद्दू वर्गीय में आप ईथरल का 250 ppm का 10 मिलीलीटर को आपको 200 मिलीलीटर पानी में घोल के भी आप स्प्रे करेंगे, उसका छिड़काव करेंगे, तो आपके फूल कम गिरेंगे और फल अधिक आएंगे। इनका आपको करना है। इसके अलावा जो उनके अंदर जो कीट और जो बीमारियां हैं उनका आपको समय पे निदान करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। जब आप इस तरह से वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो आप एक अच्छी भरपूर आमदनी प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल भरपूर आमदनी प्राप्त कर पाएंगे। एक और चीज़ है सर, यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां लगती हैं इस समय जी, तो वो बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और किस तरीके से उनका निराकरण हम कर सकते हैं? जी देखिए, अभी बारिश के समय में अत्यधिक नमी होने से चूर्णिल आसिता या पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको यदि हम मालवा की तरफ जाएँ तो धोली मस्सी भी बोलते हैं, तो उसका प्रकोप होता है। तो उसके नियंत्रण के लिए हमें केराथेन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गुलनशील गंधक आता है, 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से भी हम उसका छिड़काव कर सकते हैं। और उसके अलावा हम जो गंधक का चूर्ण है उसका भी हम भुरकाव कर सकते हैं, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें उसका भी भुरकाव करेंगे, तो हमारी ये पाउडरी मिल्ड्यू का, चूर्णिल आसिता का निदान कर पाएंगे, नियंत्रण। इसके अलावा एक डाउनी मिल्ड्यू होती है, मर्दूरोमेल आसिता, जिसको तुलासीता भी कहते हैं, इसको काली मस्सी भी बोलते हैं मालवा में और निमाड़ में, तो उसके नियंत्रण के लिए हमें मेटालेक्सिल है, क्लोरोथेलोनिल है, इनका हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से हमें इनका छिड़काव करेंगे, तो हम इस हमारी जो ये मर्दूरोमेल आसिता है उससे हम उसका नियंत्रण कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, आज की जो जानकारियाँ थी, उम्मीद है बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी आपको और आपको बहुत ज़्यादा समझ में आई होंगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों को दी। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।